स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियन का भारत में आगमन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरोपियन जो थे वो भारत में क्यों आए। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले केवल एक ही लैंड रूट था, सिल्क रूट, जो जहाँ से जिसके थ्रू इंडिया से ट्रेड होता था और उस पर पूरे तरीके से कंट्रोल था अरब्स का और ऑटोमन एम्पायर का। तो उस टाइम पे वो फॉल होता है, तो इस वजह से नए लैंड रूट्स की खोज के लिए यूरोपियंस आते हैं, बाहर निकलते हैं। जो प्रिंस हेनरी थे, जिनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, उन्होंने इनकरेज किया अपने यहाँ से लोगों को कि वो सी एक्सप्लोर करें और जो मुस्लिम कंट्रोल ट्रेड है उसको बाईपास करें और नए सी रूट्स को फाइंड करें। तो इसी तरीके से आपको तो पता ही होगा, वास्को डी गामा निकले और कोलंबस निकले। तो कोलंबस ने अमेरिका पहुँचे और वास्को डी गामा थे वो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका होते हुए वो इंडिया आए 1498 में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं सीक्वेंस, यूरोपियन केम इन इंडिया। ये सीक्वेंस देखते हैं, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है सीक्वेंस क्रोनोलॉजी अरेंज करने का। बीपीएससी में भी इससे एक पीवाईक्यू रहा है। तो सबसे पहले हमारे जो इंडिया में आए वो पुर्तगीज़ आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए। तो ये क्रोनोलॉजी है इनके आने का। लेकिन ये यहाँ आए और इन्होंने जो कंपनी बनाई उसका फॉर्मेशन, जो कंपनी फॉर्मेशन है वो क्रोनोलॉजी सेम ऑर्डर में नहीं है। कंपनी फॉर्मेशन की क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी खोली, फिर ब्रिटिशर्स ने खोली, फिर डच ने खोली, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात हो रही है। तो अभी हमने देख लिया कि यूरोपियन का आगमन किस सीक्वेंस में हुआ है और उनका कंपनी फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगीज़ आए। तो हम पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पुर्तगीज़ में क्या हुआ कि सबसे पहले वास्को डी गामा केम टू इंडिया ऑन 17 मई 1498, ठीक है, एट कालीकट। और ये जो पोर्ट था कालीकट में उसका नाम क्या था? कप्पा कचाबू पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट था। और जो वास्को डी गामा जिस शिप से आए थे उसका नाम था सौ गैब्रियल शिप। ठीक है, तो ये किसके मदद से आते हैं यहाँ पे? विद हेल्प ऑफ अब्दुल मनीज। अब्दुल मनीज की मदद से ये अपना जो सी रूट है वो नेविगेट करते हैं और ये यहाँ पे इंडिया आते हैं। यहाँ पे इनका जो ज़ैमुरीन है वो एक टाइटल था, ज़ैमुरीन, वो वहाँ के लोकल रूलर थे। उन्होंने इनका कालीकट में स्वागत किया। हालांकि पहले ज़ैमुरीन ने इनके साथ ट्रेड करने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में फिर अलाउ किया ज़ैमुरीन ने, उनका स्वागत किया। लेकिन जो और भी वहाँ पे मलाबार कोस्ट पे जो लोकल अरब ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते थे, जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियंस के आने से पहले अरब का जो ट्रेड पे मोनोपोली था, तो वो अगेंस्ट थे पुर्तगाली की एंट्री पे। हालांकि उनके बीच काफ़ी झड़प हुई, चीज़ें हुई और उसके बाद जो था पुर्तगालियों को अलाउ हो गया ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब आए और जब वापस गए तो 60 टाइम्स प्रॉफिट कलेक्ट करके गए थे। 60 टाइम्स प्रॉफिट, सोचिए मतलब कितना बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, तो ये था ये। और फिर जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने 1503 में सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। 1503, 1498 में वास्को डी गामा आए थे। 1503 में पहली कोचीन में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी और दूसरी जो फैक्ट्री हुई थी वो कन्नौर में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आए। एक 1498 में, एक डेट को लेकर कन्फ्यूज़न है, कहीं पे आपको बुक में 1501 मिलेगा, कहीं पे 1502 मिलेगा, तो उस दौरान। और तीसरी बार 1524 में। और जब 1524 में वो आए उसी टाइम उनका जो देहांत हो गया कोचीन में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हुई और बाद में उनको लिस्बन में दफना दिया गया। ठीक है,
तो ये था। और ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे पुर्तगाली ट्रैवलर थे जो भारत आए थे वो थे पेड्रो एल्वरेज कैब्रल। वो सितंबर 1500 में यहाँ पे आए थे और उन्होंने कैलिकट में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी आगे जाके। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही ब्राज़ील की डिस्कवरी की थी। ठीक है, पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ने ब्राज़ील की डिस्कवरी की थी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, और इनका जो समय था भारत में वो 1505 से 1509 तक था। ठीक है, ये जाने जाते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी को एडॉप्ट करने के लिए, जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, कार्टेज सिस्टम था कि वो परमिशन देते थे शिप्स को ट्रेड करने के लिए, लाइसेंस देते थे कि ये अरब सागर में वो ट्रेड कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था या कार्टेज सिस्टम। तो वो हमारे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे भारत के, जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने गुजरात और इजिप्ट की जो नेवीज़ थी उनको हराया था। ठीक है, उनको हराया था, जिसको जो नेवी थी वो भेजे गए थे मामलुक सल्तनत जो थे इजिप्ट के, उनके द्वारा। और ये लड़ाई जो हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि जो अल्मीडा के सन थे उनको बैटल ऑफ द्यू में 1509 में मार दिया गया था। ठीक है, ये हुआ था। और पुर्तगाली 1508 में इनका बैटल ऑफ चौल भी हुआ था। ठीक है, उस समय इंडियन ओशियन को पुर्तगीज़ ओशियन के नाम से ऐसे जाना जाता था, क्योंकि पूरा मतलब ट्रेड और पूरा कब्जा इनका था। ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करते थे ट्रेड करने के लिए, तो एक तरह से इनकी मोनोपोली हो रही थी। ठीक है, फिर इन्होंने अपने बेटे लॉरेंस डी अल्मीडा को मालदीव्स भेजा था एक्सप्लोर करने के लिए और अलायंस और ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अल्फोंसो डी एल्बरक्यू के बारे में। सॉरी मैं अगर सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो अल्फोंसो डी एल्बरक्यू 1509 से 1515 इनका कार्यकाल था भारत में। ये सेकंड गवर्नर, लेकिन इनको रियल फाउंडर माना जाता है जो पुर्तगाली पावर थी उनका ईस्ट में, पूर्व में, यानी हमारे भारत में जैसे कि देखिए, तो इनको रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज़ पावर माना जाता है। तो ये पहली बार 1503 में आए थे, हालांकि जो गवर्नर बने वो 1509 में बने। इन्होंने क्या काम किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने गोवा एक्वायर किया था बीजापुर के सुल्तान से, जिनका नाम था आदिल शाह। ठीक है, 1510 में। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि गोवा को किसने एक्वायर किया था बीजापुर के सुल्तान से, तो वो थे अल्फोंसो डी एल्बरक्यू। ठीक है, इनके ईस्ट अफ्रीका और सब जगह पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था, रेड सी पे। ठीक है, मालाबार, हॉर्मुज़, जो अभी आप काफ़ी हॉर्मुज़ न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ये था। और हाँ, ये जो गोवा जब इन्होंने एक्वायर किया ना, तो ये पहली इंडियन टेरिटरी थी जो किसी यूरोपियन के अंडर में आ गई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया था उसके बाद से ये पहली बार हुआ था कि कोई इंडियन टेरिटरी यूरोपियन के अंडर में थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्या है कि इन्होंने बैन 10 प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा पे भी इन्होंने बंद किया था, सती प्रथा को भी 1510 में। तो ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को बैन किया था। ठीक है, तो जो पुर्तगीज़ मैन इनके साथ आते थे, इनके साथ शिप्स पे, उनको ये यहीं पे कहते थे रहने के लिए इंडिया में, और उनको इनकरेज करते थे कि जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं उनसे शादी करें। तो ये इनकी एक पॉलिसी थी ताकि वो यहीं पे स्टेबल हो जाए। जो पुर्तगीज़ जनता है वो यहाँ पे जो इनके साथ आ रहे थे, जितने भी मैन आ रहे थे शिप्स में, तो उनको ये इनकरेज करते थे। फिर इनका देहांत 1515 में हो गया और इनको गोवा में दफनाया गया था। तो ये जाने जाते हैं इम्पीरियलिज़म फैलाने के लिए और क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए ये मेनली जाने जाते हैं। फिर हमारे आते हैं नीनो डा कुन्हा। इनका जो कार्यकाल था वो था 1529 से 38 तक। तो
Almost 1 year later, he shifted the headquarters of Portuguese government in India from Cochin to Goa. अब क्या था कि गोवा को तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था, ठीक है, लेकिन उसको कैपिटल बनाने का काम किसने किया था, तो नीनो डा कुन्हा ने किया था। तो यहाँ पे बच्चों काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि कैप्चर किसने किया था, ठीक है, और कैपिटल किसने बनाया था। तो ये दोनों लोग अलग अलग है। कैप्चर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, लेकिन उसको कैपिटल बनाया था नीनो डा कुन्हा ने, ठीक है, उन्होंने कैपिटल बनाया था। पुर्तगीज़ किल्ड गुजरात रूलर बहादुर शाह, ठीक है, तो उनके समय में गुजरात रूलर जो बहादुर शाह थे उनसे लड़ाई हुई थी और उन्हें मार दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वहीं पानी में फेंक दिया गया था, ठीक है। और ये जो बहादुर शाह थे तो वो कहाँ से थे, मुजफ्फरीद डायनेस्टी से थे, ठीक है, 1537 की बात है। इनका जो नाम है वो आपको तुजुके बाबरी में भी मिलता है, ठीक है, नीनो डा कुन्हा का नाम आपको तुजुके बाबरी में भी मिलता है। और इन्होंने ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस इन बंगाल। ये मतलब अब तक देखिए आप जितने भी थे सब लोग आपके नीचे वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे ही थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बंगाल में भी अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी। और यही थे जिन्होंने बेसिन और दीव को कैप्चर किया था 1534 और 1535 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ अदर गवर्नर्स भी हैं, गार्सिया डी नोरोना, इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया था, ठीक है, और पोर्टुगीज़ सेंटर इन्होंने बनाए थे दमन पे, सालसेट पे, चौल पे, बॉम्बे में और मद्रास में। फिर जो लास्ट गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के भारत में वो थे मैनुअल एंटोनियो वेसेलो सिल्वा, ये हमारे आखिरी गवर्नर थे। अब हम आते हैं ये सब कुछ पोर्टुगीज़ स्टेट हैं जो उस टाइम पे थे, तो इन्हें आप मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पोर्टुगीज़ थे उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो जो मराठास थे उन्होंने सालसेट और बेसिन को कैप्चर कर लिया था 1739 में, ठीक है, उस समय मराठास का राइज हो रहा था इस टाइम पीरियड पे। और जो डच रिमूव आउट पोर्टुगीज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो जो साउथ ईस्ट एशिया है हमारा, उधर से जो डच थे उन्होंने पुर्तगालियों को रिमूव कर दिया, हटा दिया वहाँ से, वहाँ पे अपना मोनोपोली उन्होंने इस्टेब्लिश की। फिर से पुर्तगाली का जो एक उनकी पॉलिसी थी कि कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, उसने क्या किया कि जो हिंदूस थे उनको भी उनके विद्रोह में खड़ा कर दिया। तो इस वजह से ये भी एक जो पॉलिसी थी वो उनके अगेंस्ट गई और उनका डिक्लाइन हो गया। फिर से जो मुग़ल थे उन्होंने भी पुर्तगालियों को डिफ़ीट कर दिया था। ये कुछ रीज़न्स थे। फिर से इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो पुर्तगीज़ जो थे वो स्पेन के अलायंस थे, तो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ, तो स्पेन का डिक्लाइन के साथ उनका भी डिक्लाइन हुआ आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो। फिर से जो क्या था, नेवल सिस्टम जो उनका था पुर्तगालियों का, वो शुरू में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इंडिया के पास वैसा नेवल सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई तो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स जो पुर्तगालियों का नेवल सिस्टम था वो काफ़ी वीक था। तो ये भी एक पॉइंट साबित हुआ उनके डिक्लाइन में। और साथ में जो डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, जैसे हमने आपको ऊपर में बताया था, पेब्रो डी एल्वारेज थे जो सेकंड ट्रैवलर थे, उन्होंने ब्राज़ील की डिस्कवरी की थी। तो ब्राज़ील के डिस्कवरी से भी उनकी जो बहुत सारी नीड्स थी वो फुलफ़िल हो जा रही थी क्योंकि ब्राज़ील भी एक रिसोर्स रिच कंट्री है, तो इस वजह से, ठीक है। और जैसा कि अब ये जानते हैं कि पुर्तगाली काफ़ी चीज़ें लेके आए थे, पोटैटो, टोबैको, मेज़, गुआवा, ये सारी चीज़ें पुर्तगाल ही अपने साथ लेकर के आए थे। तो एक बार इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पुर्तगालियों से एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट्स है कि उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इस्टेब्लिश की थी। और जो गोथिक आर्किटेक्चर है भारत में, ये शैली पुर्तगाली ही लेके आए थे। ये इस स्टाइल में आप देखते होंगे चर्च जो बनता है ना, वो गोथिक आर्किटेक्चर की वो गोथिक आर्किटेक्चर ही है, तो इसका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। तो पुर्तगाली
ट्रैवलर जो थे उस वो आए और उन्होंने हिस्ट्री भी लिखी, तो कुछ हमारे सोर्सेज जो है उनके ट्रैवलॉग से भी मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पुर्तगालियों को लेकर के, वो हम देख लेते हैं। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, वो भारत आए थे किसके साथ, मार्टिन डी सूजा के साथ, और उन्होंने 2/3 पॉपुलेशन जो गोवा की थी उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, और यही सारी चीज़ें थी जो उनके पुर्तगालियों के अगेंस्ट में गई और उनका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, 1662 में क्या हुआ था कि पुर्तगाली प्रिंसेस जो थी कैथरीन उन्होंने शादी की थी इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स II से। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, पुर्तगालियों ने बॉम्बे को एज अ दावरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे को एज अ दावरी किसने दिया था। ठीक है, तो दहेज में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड प्रिंस चार्ल्स मतलब ब्रिटिश को दिया था। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे क्लियर करिए कि इंग्लैंड के जो प्रिंस चार्ल्स II हैं यानी ब्रिटिशर्स को दिया गया था दावरी में। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में सालाना 10 पाउंड के अमाउंट पे रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो 1662 में पुर्तगालियों ने दहेज में दिया क्योंकि उनकी कैथरीन प्रिंसेस से शादी हुई थी, और बाद में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे रेंट पे दिया सालाना 10 पाउंड के उस पर। ठीक है, तो एक फैक्ट ये है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में वो भारत से जाते हैं। ब्रिटिशर्स 1947 में आपके चले जाते हैं ना, तो ये ब्रिटिशर्स के बाद जाते हैं, 1961 में ये भारत छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को भारत में ऐड करने के लिए। से आपको पता होगा कि जितने भी उस समय काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थे, मैं एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 495 या समथिंग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इनको तो ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए तो सब अलग अलग बिखरे पड़े थे, तो इन सबको यूनाइट करके और एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाने का काम किसने किया था, इन सबको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ऐसे ही गोवा को इंटीग्रेट करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था 19 दिसंबर 1961 को, और 56 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1987 में जो आया था, इससे गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, या फिर घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोवा है वो भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था, तो वो 25वां है, 25। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगीज सेटलमेंट जो था हुगली में, कलकत्ता में, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीनो डे कुन्हा ने अपने पावर को इंक्रीज़ करने का ट्राई किया था, तो जो पुर्तगाली सेटलमेंट थे हुगली में उसको मुग़ल रूलर शाहजहाँ के द्वारा 1632 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जो मुग़ल और पुर्तगाली के बीच जो पहला कॉन्फ्लिक्ट था वो जहांगीर के टाइम में हुआ था। ठीक है, ये इसी टाइम पे हुआ था। फिर अब जानते हैं जो जीसस प्रिस्ट थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो इंडिया में काफ़ी 3 टाइम्स आई थी, 1580 में, 1590 में और 95 में अकबर के टाइम पे, और ये अकबर के कोर्ट में भी ये काफ़ी टाइम गए थे। और ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि पुर्तगाली जो थे वो गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल इंडिया लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, 1563 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी मेडिसिनल प्लांट्स पे। फिर उन्होंने परमिट्स फॉर ट्रेड स्टार्ट किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम, ये हमने देख ही लिया है। हाँ, ट्रेड ऑफ पेपर और गन पाउडर अलाउड नहीं था उनके टाइम पे। ठीक है, और पुर्तगाली को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने भारत का जो ट्रेड रिलेशन है वो जापान के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये एक उनका वन ऑफ द अचीवमेंट्स में गिनी जाती हैं। तो हमने ये पुर्तगाली, यहाँ पे पोर्टुगीज़ का पूरा हमने जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें थी वो हमने देख ली है। अब हम चलते हैं डच के बारे में। जो सेकेंड आए थे, डच आए थे, तो डच को देखते हैं, अराइवल ऑफ द डच। तो जो डच है उस समय हॉलैंड था, जिनको अभी हम नेदरलैंड जो कंट्री है उनसे जानते हैं, वहाँ के जो लोग हैं डच वासी हैं। तो जो डच
ट्रैवलर थे कॉर्नेलिस दी हॉटमैन, वो पहले डच थे जो भारत आते हैं, जो मतलब भारत नहीं, सुमात्रा और हाँ जावा यहाँ पे 1596 में आते हैं, ठीक है। और डच कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो 1602 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल नेम था वो विनिगेड ऊस्ट इंडिस्ट्रिक कॉम्पेगनी था, ठीक है, VOIC। तो VOIC को डच गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था कि आप जाइए और ईस्टर्न कंट्रीज़ में अगले 21 साल तक के लिए आप व्यापार करिए, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह से VOIC कंपनी बनी थी और उनको ट्रेड लाइसेंस मिला था। और डच कंपनी ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और पहले तो ये क्या करते थे कि केवल ट्रेड करते थे स्पाइसेस इंडोनेशिया से। और डच कंपनी किया उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को फेमस किया यूरोप में, वो यहाँ से इंडियन टेक्सटाइल को उन्होंने यूरोप में फेमस करने का काम किया था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है VOIC के बारे में कि इस कंपनी में 17 डायरेक्टर्स थे। अब ये डच सेटलमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज, जो पहली फैक्ट्री थी उनकी 1605 मसूलीपट्टनम में थी, ठीक है। फिर 1609 में पुलकट में, 1616 में सूरत में, 41 में बिमलीपट्टनम में, 1645 में कराईकाल में, 1653 में चिंसौरा में, ऐसे ही 58 में बाड़नगर और 1663 में कोचिन में, ठीक है। फिर जो डच थे उन्होंने जब पुलिकट में अपने 1609 में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी तो वहाँ पे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी मिंट किए जिन्हें पगोड़ा कहा जाता था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पगोड़ा किसे कहा जाता था आपसे पूछा जा सकता है। तो गोल्ड कॉइन्स जो डच मिंट करते थे उन्हें पगोड़ा कहा जाता है। फिर वही 1650 में सिल्क मिल्क इस्टेब्लिश किया गया कासिम बाज़ार में डच के द्वारा, ठीक है। फिर हम आते हैं तो 1653 में उन्होंने एक वेयर हाउस अपना चिंसौरा में हुगली वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था और उसको आगे जाके फोर्ट को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1612 में डच ने पुर्तगीज़ को सूरत में हराया था, जैसा हमने ऊपर देखा भी जब पुर्तगाली पढ़ रहे थे तो। और डच फैक्ट्री मतलब फर्स्ट फैक्ट्री थी जिन्होंने वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोली थी 1627 में, ठीक है। डच ने पहली फैक्ट्री खोली थी वेस्ट बंगाल में। इन्होंने नागापट्टनम जो मद्रास में है वहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया था पुर्तगाली से और उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इंडोनेशिया से कोरोमंडल तट जो है वो डच के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको यूज़ किया जाता था। कोरोमंडल कोस्ट जो भी है आपका ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। इंडिया का जो मैप है आप देखेंगे तो यहाँ ईस्टर्न साइड पे आपका कोरोमंडल कोस्ट है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डच द्वारा यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं 1619 में इन्होंने क्या किया था, जावा को कैप्चर किया था और जो बटाविया है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था जिसका नाम बाद में जाके जाकर्ता में बदला गया, ठीक है। 1759 में इन्होंने बैटल ऑफ हुगली हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया था और इसको बैटल ऑफ बिदारा या चिंसौरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी जिसमें डच को काफ़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो ये डच था। डच आपका देखे तो काफ़ी छोटा सा है और सिलेबस इसका एज़ कम्पेयर टू पुर्तगीज़, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो अब हम आते हैं अराइवल ऑफ द ब्रिटिश पे, ठीक है। ब्रिटिशर्स का जो आगमन हुआ उस पे आता है। तो जॉन मिल्डन हॉल ये पहले ब्रिटिशर्स हैं जो भारत में आए थे, ठीक है। और 1599 में a group of English merchants calling themselves the Merchant Adventurers formed a company called Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies, ठीक है। तो जो मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से एक इंग्लिश मर्चेंट कंपनी थी, उन्होंने एक ग्रुप था, उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इतना बड़ा कंपनी का नाम सोचिए, ठीक है। तो इसमें टोटल 217 पार्टनर्स थे और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने एक चार्टर इशू किया और इस चार्टर के तहत ये जो कंपनी थी उसको मोनोपोली ऑफ ट्रेड दिया अगले 15 साल के लिए ईस्ट इंडीज़ में, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मोनोपोली
प्रोवाइड की 15 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। फिर 1609 में इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया एक नए चार्टर को लागू कर करके, ठीक है, अनंत काल के लिए। लेकिन जो 1818 में फिर जाके 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन तब भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू उनकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया, लेकिन फिर भी टी के व्यापार में उनका ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड होता था वो 1833 तक बना रहा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड मोनोपोली ले लिया गया था 1818 में, और भी कंपनीज थी, अब वो ट्रेड कर सकती थी। लेकिन जो चाय जो था और जो ट्रेड रिलेशन विद चाइना, जो भी चाइना के साथ ट्रेडिंग होती थी, उसमें उनकी मोनोपोली तब भी बरकरार थी 1833 तक। फिर 1833 के चार्टर एक्ट से वो भी ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1833 ऑल ट्रेड राइट्स ऑफ EIC वॉज एंडेड, ठीक है। फिर 1858 से EIC का एंड हो गया। EIC रूल जब अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, एक कंपनी जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी वो रूल कर रही थी, तो उसका रूल 1858 में ख़त्म कर दिया गया था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 26 मेंबर्स थे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें 26 मेंबर्स थे, 24 जिसमें मेंबर्स थे, एक प्रेसिडेंट थे और एक वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। इनिशियल सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, जो शुरुआती सफलता है वो ब्रिटिशर्स को कैसे मिली। तो जो कैप्टन हॉकिंग थे वो 1609 में अप्रैल में वो आए थे कहाँ पे, जहांगीर के कोर्ट में, और वो एक लेटर लेके आए थे, पत्र लेके आए थे जेम्स वन का, जिसका नाम था, हेडिंग था फ्रेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उस लेटर की हेडिंग क्या थी, किसका लेटर लेकर के आए थे। तो जहांगीर ने उस टाइम पे उनसे काफ़ी खुश हुए थे, और उनको क्यों खुश हुए थे, क्योंकि कैप्टन हॉकिंग ने फ़ारसी में बात की थी, ठीक है, इस वजह से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए, और उसके बाद उन्होंने उनको टाइटल ऑफ इंग्लिश खां दिया था, ठीक है, और 400 मनसब भी दिए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। फिर क्या उन्होंने अलाउ किया था, उन्होंने टेम्प्रेरी ऑफिस ब्रिटिशर्स को सूरत में खोलने के लिए अलाउ किया था, परमिशन दिया था। फिर 1613 में उन्होंने परमानेंट ऑफिस खोला ब्रिटिशर्स ने सूरत में, जहांगीर के परमिशन मिलने के बाद, ठीक है। फर्स्ट हेड ऑफ सूरत ऑफिस वाज थॉमस एडवर्ड, जो सूरत का उनका ऑफिस था उसके जो पहले हेड थे वो थॉमस एडवर्ड थे। फिर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड पोर्तुगीज इम्प्रेस जहांगीर। हाँ, मतलब आपने देखा ना कि पहले पुर्तगाली और मुग़ल ठीक थे, लेकिन बाद में पुर्तगाली और मुग़ल के बीच में संबंध खराब हुए, तो वो इसी वजह से हुए थे कि 1612 में जो कैप्टन थॉमस बेस्ट आए थे उन्होंने पुर्तगालियों को डिफीट कर दिया था, और इसकी वजह से मुग़ल जो किंग्स थे, जहांगीर थे, तो उनके सामने क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के इंप्रेशन अच्छे हो गए। तो इस वजह से फिर जो रिलेशन था वो मुग़ल और ब्रिटिशर्स के बीच अच्छे होने लगे, और पुर्तगालियों से मुग़ल के रिलेशंस ख़राब हो रहे थे। 1611 में क्या हुआ कि जो पहले टेम्प्रेरी ऑफिस स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम एंड सेटअप फैक्ट्री इन 1616, ठीक है। तो ये जो इस मसूलीपट्टनम में खोला था वो टेम्प्रेरी ऑफिस था 1611 में ब्रिटिशर्स का, लेकिन जो परमानेंट ऑफिस था वो हमारा 1613 में खुला, सूरत में ही खुला, ठीक है। हालांकि सूरत में भी अलाउ किया था टेम्प्रेरी ऑफिस खोलने के लिए। अब हम आते हैं आगे। तो सर थॉमस रॉय थे विथ एडवर्ड टेरी इन 1615 केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये फिर दो लोग थे जो जहांगीर के कोर्ट में आए, सब लोग जहांगीर के कोर्ट में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक लेटर लेके आए जिसका हेडिंग था, वो था परफेक्ट, ठीक है। हालांकि ये जहांगीर के कोर्ट में आए, पर वहाँ उनसे नहीं मुलाकात हो पाई, तो फिर बाद में वो उनसे जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं, ठीक है। उस समय अजमेर शरीफ शायद उधर गए हुए थे जहांगीर, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है सर थॉमस रॉय और एडवर्ड टेरी की। फिर 1715 में फर्रुखशियार जो थे मुग़ल एम्परर, ठीक है, उन्होंने 3 फेमस फरमान सुनाए थे, ठीक है, जिसमें कंपनी को क्या किया था, वैल्यूएबल प्रिविलेजेस दिए थे बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेड करने के लिए। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। फर्रुखशियार का शाही फरमान, गोल्डन फरमान कहा जाता है इसे। अब बंगाल में क्या हुआ, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ इंपोर्ट कर दी गई थी। एक
In Bengal, additional custom duties on imports and exports were exempted, except the annual payment of 3,000 rupees as settled earlier. तो बंगाल में ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए जो उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ होती थी आयात और निर्यात पे, उसमें उनको छूट दे दी गई थी। बस ब्रिटिशर्स को क्या करना था कि सालाना उनको ब्रिटिशर्स को सालाना 3,000 रुपये उनको पेमेंट करना होता था बस, और बाकी जो जितनी भी ड्यूटीज़ थी उसमें छूट मिल गई थी। ठीक है। द कंपनी वॉज परमिटेड टू इशू दस्तक। ये सबसे बड़ी गलती कही जाती है कि उन्होंने नहीं, हाँ, कि कंपनी को अलाउ कर दिया गया था कि वो अपने दस्तक पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ और जो कंपनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था। तो ये सब कुछ कारण थे जिस वजह से EIC को 1858 में पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दिया गया, और फिर ब्रिटिश क्राउन का जो राज है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। फिर आगे चल के क्या हुआ था, कंपनी वाज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड कलकत्ता। उनको और ज़्यादा लैंड कलकत्ता के अराउंड मिलने लगा। ठीक है। फिर कंपनी वाज परमिटेड टू मिंट देयर ओन कॉइन्स। ये भी सबसे बड़ी एक गलती है कि कंपनी को ये भी अलाउ हो गया कि वो अपने खुद से अपने कॉइन्स छाप सकते हैं। ठीक है। मतलब खुद से वो पैसे अपने, मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉइन्स जो हैं खुद से अपनी करेंसी है उसको बिल्ड कर सकते हैं और उसके थ्रू व्यापार कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, ये मुगल्स के थ्रू इनको परमिशन मिल गई। इन सूरत एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़ कंपनी वॉज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज़। जैसे कलकत्ता में आपको देखा कि सालाना आपको 3,000 रुपये देने थे और बाकी सारी ड्यूटीज़ से आपको मुक्त कर दिया गया था। तो ऐसे ही सूरत में भी था कि आप सालाना 10,000 रुपये दीजिए और बाकी सारी ड्यूटीज़ से आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो इनिशियल सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स को शो करते हैं। ठीक है। तो यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इनिशियली सक्सेस मिली। अब कुछ फैक्ट्स है ये देख लेते हैं हम कि फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी कौन है। तो गेराल्ड ओइंगार हैं जो सेकंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, इनको फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी कहा जाता है। 1687 में जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था सूरत से। ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे 1687 में शिफ्ट कर लिया था। और अब देखते हैं 1639 में मद्रास ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा थे उनसे मद्रास 1639 में ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, और उनका साउथ इंडिया में जो मद्रास है वो हेडक्वार्टर बन गया था। ठीक है। इस समय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा कौन थे, तो अब्दुल कुतुब शाह थे। फिर 1651 में क्या हुआ, शाह शुजा जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्होंने अलाउ किया EIC को ट्रेड करने के लिए बंगाल में। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं बंगाल से ही जो पूरा आपको ब्रिटिशर्स के जो चरम पे चलने का वो पूरी हिस्ट्री है, जो पूरा इंडिया पे उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया और राज किया, तो उसकी कहानियाँ बंगाल से ही शुरू होती है। तो इसे हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में। ठीक है। इन 1698 EIC गॉट ज़मींदारी ऑफ 3 विलेजेस। ठीक है। 3 विलेज की इनको ज़मींदारी मिली, वो थी सुतनौटी, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है। यही बाद में एक साथ ग्रो होते हैं और कलकत्ता सिटी बनते हैं। तो कलकत्ता सिटी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स अय्यर थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता चार्ल्स अय्यर थे। और जो जॉब चारनॉक है उनको फाउंडर ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। अभी हमने देखा था यहाँ पे ऊपर कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे गेराल्ड ओइंगार, उनको बॉम्बे सिटी का फाउंडर कहा जाता है, और कलकत्ता का फाउंडर कहा जाता है जॉब चारनॉक को। तो यहाँ हमारा ब्रिटिशर्स भी एक तरह से कंप्लीट हो गया है। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमने उनके आगमन को लेकर के और उनके इनिशियल सक्सेस को लेकर के वो हमने देख लिया है। अब बाकी जो इनका वर्चस्व कैसे बढ़ा और ये सारी चीज़ें पूरे इंडिया पे इन्होंने कैसे कैप्चर किया, तो वो हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल्स में आगे जा कर के कवर करेंगे। ठीक है। अब आता है डेनिस पे। तो डेनिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा इनका है कि डेनिस 1616 में भारत आए थे। उनकी फ़र्स्ट फैक्ट्री जो थी वो ट्रैंकोबार में थी, तंजौर के पास में, 1620 में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। फिर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज एट सेरमपुर नियर कलकत्ता, यहाँ भी उनके कुछ सेटलमेंट्स थे। और 1845 में डेनिस फैक्ट्रीज़
ने अपनी पूरी जो फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोल्ड कर दिया था और फिर वो यहाँ से चले गए थे। तो डेनिस का उतना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंच पे, और फ्रेंच पे देखते हैं। ठीक है, जो फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 50 ईयर के लिए मोनोपोली मिली थी फ्रेंच ट्रेड करने के लिए इंडिया और पैसिफिक ओशियंस और जितने भी इसके आसपास के रीजन है उसमें। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कैंपनी डैस इंडीज़ ओरिएंटल्स जो उसका नेम था, वो फॉर्म किया था लुइस 16 ने। ठीक है, लुइस 16 के जो फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा इस कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था 1664 में। फिर 1667 में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली थी। फ्रैंकोइस कोरोन जो थे, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में खोली थी 1667 में। फिर मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं 1669 में। ठीक है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से पेटेंट लेने के बाद ये चीज़ होती है। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन थे जो गवर्नर ऑफ मसूलीपट्टनम थे, उनको एक विलेज मिलता है वलिकंदपुरम। ठीक है, कहाँ, किससे? शेर खान लोधी से, जो कि वहीं के गवर्नर थे, वो उनको ये विलेज देते हैं। ठीक है, और 1674 में इस साइट को पौंडीचेरी के नाम से फाउंड किया जाता है। ठीक है, उसका नाम पौंडीचेरी रख दिया जाता है फ्रांसीसियो द्वारा। और ये क्या होता है, पौंडीचेरी जो होता है वो फ्रांसीसियो का मेन सेंटर बनता है, एपी सेंटर। ठीक है, मेन केंद्र जो उनका होता है फ्रांसीसियो का, पौंडीचेरी ही बनता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिजविक है 1697 में हुई थी, किसके बीच? डच कैप्चर पौंडीचेरी इन 1693। ठीक है, 1693 में उन्होंने कैप्चर किया, बट इट वाज लेटर रिटर्न टू द फ्रेंच, फिर वापस फ्रेंच को लौटाना पड़ा था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ रिजविक हुई थी, डच और फ्रांसीसियो के बीच लड़ाई हुई थी, तो उसमें डच ने 1693 में पौंडीचेरी को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ रिजविक के थ्रू उसे फ्रेंच को वापस लौटाना पड़ा। 1673 में फ्रेंच ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, टू एस्टेब्लिश अ टाउनशिप एट चंदनगर नियर कलकत्ता। तो जो शाइस्ता खान थे, जो मुगल गवर्नर थे उस समय बंगाल में, उनसे फ्रांसीसियो को परमिशन मिली कि वो एक टाउनशिप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं कलकत्ता के चंदनगर में। ठीक है, तो ये था। अब ये हमारा ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, इनके बीच काफ़ी स्ट्रगल्स रही हैं। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों के बीच रही है, क्योंकि दोनों एक तो कहीं ना कहीं पावरफुल थे, दोनों के पास अच्छे नेवल सिस्टम्स थे, दोनों के पास अच्छे माइंड्स थे। ठीक है, ड्यूप्लेक्स थे, रॉबर्ट क्लाइव थे एक तरफ ड्यूप्लेक्स थे। तो इन सब को लेकर के क्या हुआ, इन दोनों के बीच इंडिया में कौन किसका वर्चस्व रहेगा, इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रगल रहा, और उसी स्ट्रगल्स को हम देखते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में कार्नेटिक वॉर्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं ये जो सुप्रीमेसी की लड़ाई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, तो उसे हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो 1646 से 48 के बीच में हुआ। इसका जो कॉज है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन देखा जाता है, उस समय ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी हो रहा था, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ इंडिया में भी देखने को मिला। तो ये उसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ था एडियार रिवर की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच गवर्नर जो फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स थे, ठीक है, उन्होंने मद्रास अपील किया था टू मद्रास ब्रिटिश गवर्नर निकोलस मोर्से से कि वो इंडिया में न्यूट्रल रहे। ठीक है, ऑस्ट्रियन में वार चल रहा था, लेकिन जो ड्यूप्लेक्स यहाँ पे गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर, उन्होंने कहा मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नर थे निकोलस मोर्से से कि वहाँ वॉर हो रहा है, होने दीजिए, हमें यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, उसका इम्पैक्ट यहाँ इंडिया में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो इंग्लैंड के नेवी कमांडर थे बार्नेट, वो भारत आते हैं और वो क्या करते हैं कि जो फ्रेंच के शिप्स थे अफ्रीका में, अरब सागर, उसे सीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे बात बढ़ जाती है, भड़क जाती है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि ड्यूप्लेक्स कांटेक्ट करते हैं ला बोर्दाइनी से, जो कि मॉरिशस में थे। ठीक है, वो भारत आते हैं। ठीक है, और वो कैप्चर करते हैं मद्रास को 1646 में, ला बोर्दाइनी। ठीक है, देयर वाज अ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन ड्यूप्लेक्स एंड ला बोर्दाइनी। ला बोर्दाइनी टुक 4 लाख पॉन्ड्स एंड रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिशर्स। तो वो मद्रास कैप्चर कर लेते हैं, ड्यूप्लेक्स उन्हें बुलाता है, अरे भाई आओ यार, ये देखो यहाँ ऐसे ऐसे ये सीन है,
ठीक है, अब ऐसे ऐसे ये बात हो गई है कि हम तो यहाँ पे शांति चाह रहे थे, न्यूट्रल होना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो बार्नेट आए उन्होंने तो ये ऐसे ऐसे कर दिया, हमारी चीज़ें सीज वीज कर ली हैं, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में ला बर्दौनी को बुलाते हैं, ला बर्दौनी कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को। ठीक है, फिर लेकिन आगे इनके बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है तो और कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिससे क्या होता है कि ला बर्दौनी होते हैं वो 4 लाख पॉइंट्स लेते हैं और मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस दे देता है। ठीक है, मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस दे देते हैं। तब क्या होता है कि तब ड्यूप्लेक्स अटैक्ड ऑन मद्रास एंड कैप्चर्ड इट। फिर ड्यूप्लेक्स कहता है अरे यार ऐसे कैसे, हम तुमको बुलाए थे यहाँ पे, हमने मद्रास कैप्चर करने के लिए, मद्रास हमने कैप्चर किया, ये क्या वापस तुम उनको दे दिए। तो फिर से ड्यूप्लेक्स अटैक करते हैं और मद्रास को रिकैप्चर कर लेते हैं। और वो जो नवाब थे कर्नाटक के, उनको आश्वासन देते हैं कि वो मद्रास को कैप्चर कर लेंगे ब्रिटिशर्स से, ड्यूप्लेक्स, और वापस से नवाब को दे देंगे। ठीक है, लेकिन ड्यूप्लेक्स ऐसे नहीं करते हैं, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है नवाब नाराज़ हो जाते हैं ड्यूप्लेक्स से और अपनी 10,000 लोगों की आर्मी महफूज खान के लीडरशिप में भेज देते हैं, आक्रमण कर देते हैं फ्रेंच आर्मी पे। ठीक है, तो यही होता है बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, जो अदयार नदी के किनारे होता है 1746 में। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंच कमांडर पैराडाइज डिफीटेड कमांडर महफूज खान बाय द स्मॉल आर्मी ऑफ 930 सोल्जर्स। तो इसमें क्या होता है कि महफूज खान की जो 10,000 सेना वाली आर्मी थी, उस वो क्या होती है, हार जाती है फ्रेंच कमांडर से। और जबकि फ्रेंच के पास कितने थे, बस 930 लोग थे। तो 930 लोग 10,000 लोगों की बड़ी आर्मी को, विशाल आर्मी को हरा देते हैं। तो इससे एक बात क्या होती है, यूरोपियंस को समझ में आ जाता है कि जो छोटी डिसिप्लिन आर्मी भी है ना, वो बड़े लेवल पे जो इंडियन आर्मी है उसको हरा सकती है। ये इस युद्ध से ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को मेनली पता चल गया था। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल होता है 1748 में। उसमें क्या होता है कि फ्रेंच जो होते हैं वो मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस दे देते हैं, और जो फ्रेंच को उनकी टेरिटरीज थी नॉर्थ अमेरिका में, जैसे लुइसबर्ग वगैरह, वो वापस मिल जाती है। तो इस तरह से बैटल ऑफ सेंट थॉम ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल से ख़त्म होता है। अब आता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो 1749 से 1754 में चलता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कॉज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द फ्रेंच एंड इंग्लिश इन द अफेयर्स ऑफ द नेटिव रूलर्स। जो नेटिव रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे हैदराबाद और कर्नाटक के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है फ्रेंच का और ब्रिटिशर्स का। इस वजह से ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है, और इसमें भी सक्सेसर्स की इनकी आपस में लड़ाई थी, वो इमीडिएट कॉज बनता है हैदराबाद और कर्नाटक में, जिसको इसका एंड कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के थ्रू होता है। तो हैदराबाद में क्या होता है, नासिर जंग होते हैं, वो ब्रिटिश उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मुजफ्फर जंग होते हैं, उनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे होते हैं। कर्नाटक में क्या होता है कि अनवरुद्दीन खान होते हैं, उनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट होता है, और चंदा साहिब होते हैं, उनको फ्रेंच का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 गुट बन जाता है, एक तरफ फ्रेंच होते हैं, मुजफ्फर जंग होते हैं और चंदा साहिब होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है, ब्रिटिशर्स होते हैं, नासिर जंग होते हैं, और दूसरा अनवरुद्दीन खान होता है। तो ये 2 गुट बन जाते हैं। तो 1749 में बैटल ऑफ अम्बोर होता है वेल्लोर के पास में। तो इस बैटल में क्या होता है, अनवरुद्दीन वाज किल्ड एंड हिज सन मोहम्मद अली एस्केप्ड तिरुचिरापल्ली। उनको मार दिया जाता है, और उनके जो बेटे मोहम्मद अली होते हैं तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं। उधर क्या होता है कि चंदा साहब ऐसे में नवाब बन जाता है कर्नाटक के, और जो फ्रेंच आर्मी होती है वो नासिर जंग को मार देती है, और वहाँ पे मुजफ्फर जंग नवाब बन जाता है। तो ऐसे हो गया। ठीक है, एक उनको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पे चंदा साहब बन गए नवाब, और दूसरी जगह पे नासिर जंग ख़त्म हुए, तो वहाँ पे मुजफ्फर जंग नवाब बन गए। सक्सेसरशिप की ही लड़ाई थी ये। ठीक है, और उसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो ड्यूप्लेक्स अपॉइंटेड बूसी एट हैदराबाद फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग बन गया, और उनके प्रोटेक्शन के लिए बूसी को हैदराबाद में अपॉइंट किया गया ड्यूप्लेक्स द्वारा। लेकिन जो मुजफ्फर थे उनको, मुजफ्फर वॉज किल्ड देन बूसी अपॉइंटेड, लेकिन मुजफ्फर को मार दिया जाता है। तो बूसी अपॉइंटेड सलावत जंग एज नवाब ऑफ हैदराबाद। तो सलावत जंग थे, उनको
नासिर जंग के जो भाई थे उनको वहाँ पे बूसी द्वारा बना दिया जाता है नवाब हैदराबाद का। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी और चंदा साहब होते हैं वो अटैक कर देते हैं तिरुचिरापल्ली पे। वहाँ उनका बेटा भाग के जाता है ना तिरुचिरापल्ली, यहाँ आपने देखा मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा, जब अनवरुद्दीन मारे जाते हैं तो मोहम्मद अली भाग के तिरुचिरापल्ली जाता है, तो वहाँ पे फ्रेंच आर्मी और चंदा साहब अटैक कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ब्रिटिश क्लर्क जो होता है रॉबर्ट क्लाइव, वो सजेस्ट करता है कि आरकॉट पे आप अटैक करिए। वो लोग वहाँ जा रहे हैं ना, तो आप आरकॉट पे अटैक किया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो आरकॉट को सीज़ कर देता है और वहाँ पे 53 दिन के लिए चंदा साहब के सन जो होते हैं वहाँ पे राजा साहब, उनसे उनकी लड़ाई चलती है। ठीक है, वो आरकॉट को पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव घेर लेता है उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि फ्रेंच आर्मी और चंदा साहब तो वहाँ तिरुचिरापल्ली गए हुए हैं अटैक करने के लिए। ठीक है, आफ्टर कैप्चरिंग आरकॉट, क्लाइव एंड स्ट्रिंगर लॉरेंस कैप्चर तिरुचिरापल्ली। तो वो आरकॉट भी कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद तिरुचिरापल्ली भी कैप्चर कर लेते हैं और चंदा साहब को मार देते हैं। ऐसे में क्या होता है, मोहम्मद अली बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक। अब क्या होता है, मोहम्मद अली को मारने गए थे चंदा साहब, लेकिन खुद ख़त्म हो गए। अब वहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद अली ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से, रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्ट से वहाँ पर नवाब बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, फ्रेंच अथॉरिटीज़ वापस बुला लेती है डुप्लेक्स को, भाई आओ तुम, बेकार हो यार, तुम कोई काम नहीं किया तुमने, वापस आ दो। तो 1754 में वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि आपकी जो पॉलिसी थी उससे हमारे फ्रेंच को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और उन्हें वापस बुला लेते हैं डुप्लेक्स को, और उनकी जगह पे गोडेहू को फ्रेंच गवर्नर जनरल इंडिया में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एग्रीड टू नॉट इंटरफेयर। तो इस वॉर के बाद क्या होता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे से एग्री करते हैं कि हम जो लोकल जितने भी प्रिंसेस हैं ना, उनके इंटरफेयर में, हम उनकी लड़ाई में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे यही था, लड़ाई थी कर्नाटक में और हैदराबाद में, दो लोगों के बीच आपस की कि हम सक्सेसर होंगे, हम सक्सेसर होंगे। और उनके बीच क्या हुआ, मौका देख के ब्रिटिशर्स और फ्रेंच भी घुस गए। एक को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया तो दूसरे वाले को फ्रेंच सपोर्ट करने लगे, और ये आपस में भी जो अपनी खुंदक थी वो निकालने लगे वर्चस्व की लड़ाई में। तो ये चीज़ हुई थी। तो इस तरीके से सेकेंड कर्नाटक वॉर ख़त्म हुआ। अब तीसरा जो आता है, तीसरा कर्नाटक वॉर, ये थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कर्नाटक वॉर है, लास्ट है। 1758 से 63 इसका टाइम पीरियड रहा है इस वॉर का। ठीक है, ये जो यूरोप में 7 ईयर वॉर्स रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला, उसी वजह से ये भी हुआ यहाँ पे। ब्रिटिशर्स इंक्रीज देयर पावर इन बंगाल आफ्टर कंकरिंग बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो यही जैसा हम बात कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स जो पूरे इंडिया में वर्चस्व उनका बढ़ा था, तो किससे बढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी से, जो 1757 में हुआ था। इससे उनका मोनोपोली एक तरह से इस्टेब्लिश हो रही थी ब्रिटिशर्स की पूरे इंडिया में। तो उसकी शुरुआत यहाँ बंगाल से हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। एंड रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड फ्रेंच टाउन चंदानगर इन बंगाल। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि फ्रेंच टाउन जो था ना चंदानगर, याद होगा आपको, हमने बताया था फ्रेंच जब वो हुआ था कि फ्रेंच ने अपना टाउनशिप इस्टेब्लिश किया था चंदानगर में, कलकत्ता में। तो उसको क्या कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि फ्रेंच कमांडर जो थे काउंटेक, इनका नाम क्या था, काउंट थॉमस आर्थर लेली, ये क्या करते हैं, कैप्चर द ब्रिटिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड। ये ऐसे में सेंट डेविड जो ब्रिटिश फोर्ट था और विजिना ग्राम था, उसको कैप्चर कर लेते हैं और मद्रास पे अटैक कर देते हैं, और कैप्टन बूसी को बुलाते हैं हैदराबाद से। ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर देते हैं फ्रेंच टाउनशिप को, तो उसके रिटेलिएशन में जो फ्रेंच कमांडर है ये सारे एक्शन लेते हैं। तो इट वाज अ ब्लंडर ऑफ लेली, इसको कहा जाता है कि ये लेली का ब्लंडर था। एंड ब्रिटिश कमांडर फोर्ड कैप्चर्ड नॉर्दर्न सरकार एरिया ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिश कमांडर फोर्ड थे वो उधर से हैदराबाद का जो नॉर्दर्न आपका एरिया था वो, और सालाबट जंग ज्वाइन कर लेता है ब्रिटिश फोर्सेस को। ठीक है, जब वो कैप्चर कर लेता है हैदराबाद के उधर। तो फाइनली इन 1760 ऑन 22 जनवरी इन द बैटल ऑफ वांडीवास, ब्रिटिश कमांडर जनरल आयरी कोटे डिफीटेड लेली। ठीक है, फिर ये दोनों अपना यहाँ पे चंदनगर जब कैप्चर होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं प्लासी के बाद में, तो ये रिटेलिएशन एक दूसरे का चलते रहता है। कोई एक हमला करता है, फिर दूसरे उनके टेरिटरी को कैप्चर करता है। तो उसके बाद फाइनली 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश होता है। ठीक
ठीक है, जिसमें ब्रिटिश कमांडर जनरल जो होता है आयरी कुटे वो डिफीट करते हैं लैली को, ठीक है, जो फ्रेंच के थे कमांडर, ठीक है। लेटर ब्रिटिश कैप्चर पौंडीचेरी, बाद में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी मेन सेंटर रहा है फ्रेंच का, उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स और माहे, पौंडीचेरी और माहे को। फिर बैटल एंडेड विथ ट्रीटी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बैटल चलता है। फिर उसके बाद ये जो बैटल है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में जो साइन होता है ना, वो बाहर में, उसके साथ ही यहाँ पे भी ये जो बैटल है वो एंड हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि रिस्टोर टू द फ्रेंच देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, फ्रेंच की जो फैक्ट्रीज थी वो उनको वापस मिल जाती है। और द फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसअपीयर्ड आफ्टर द वॉर, तो अब तक जो फ्रेंच जो थी ना पॉलिटिकल पावर भी इंजॉय कर रही थी, वो अब डिसअपीयर हो जाता है। अब केवल वो बिज़नेस तक सीमित रह जाते हैं, ठीक है, केवल बिज़नेस आप करिए, आप अपनी कंपनी के थ्रू। आप जो पॉलिटिक्स कर रहे थे और अपना वर्चस्व इस्टेब्लिश करने की चाह रख रहे थे, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं इस ट्रीटी के बाद में। और जो फ्रेंच जो थे वो अब लिमिटेड रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं माहे, यनम, कराईकाल, पौंडीचेरी और चंदनगर तक। तो यहीं तक फ्रांसीसी जो हैं अब वो सीमित रह जाते हैं। तो ये तीनों हमारे काइनेटिक वॉर्स थे। तो हमने आज के चैप्टर में काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, था भी टॉपिक काफ़ी बड़ा और इससे क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं। तो हमने आज कवर कर लिया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे मेजर थे, पुर्तगाली से लेकर के ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, डच, जो मेन थे, हमने उन सबको कवर कर लिया। उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो हमने कवर किया। कुछ क्वेश्चंस जो थे जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जब PYQ भी रहे हैं, वो भी हमने देखा है। तो एक बार आप इसको अच्छे से रिवीज़न कर लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो अभी तो मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए होंगे तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और रिवीज़न कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और अगर अभी देखें तो 72nd BPSC भी बहुत ही नज़दीक है। 26 जुलाई अभी आयोग के हिसाब से डिसाइडेड है एग्ज़ाम की डेट। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर कवर करिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।